नमस्कार, पद्मिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिक्री के लिए पंजीयन की बढ़ी तारीख, तकनीकी कारणों से किसान हो रहे परेशान। नगरपालिका वार्ड के परिसीमन को लेकर पार्षदों में आक्रोश, न्यायालय जाने की कर रहे तैयारी। गैर इरादतन हत्या के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। 3 अक्टूबर को काकोड़ी के जंगल में मिली थी 2 युवकों की लाश। रिश्वत लेने के आरोप में लालबर्रा थाना के 2 प्रधान आरक्षक निलंबित। प्रदेश शासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हड़ताल पर गए रोजगार सहायक। फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने का किसानों ने लगाया आरोप। और जिला आयुष कार्यालय में चल रही अनियमितता की जांच के लिए जबलपुर से पहुंचे संभाग अधिकारी। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। शासन के द्वारा किसानों से फसल बीमा के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया वसूल किया जाता है, लेकिन किसानों का आरोप यही है कि फसल खराब होने पर बीमा की राशि नहीं मिलती। वर्तमान समय में जिले के अधिकांश क्षेत्रों में धान की फसल में तनाछेदक मऊ का प्रकोप चल रहा है। किसानों के द्वारा कई बार कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद भी बीमारी पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में किसान बीमा की राहत की राशि की मांग कर रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि बीते वर्षों में भी उन्हें राहत राशि नहीं मिली। किसानों लोग जो अपन लोग सोसाइटी से जो कर्जे उठाते हैं लोन अपना केसीसी में ना, उससे हमारी बीमा राशि कटती है और इतना नुकसान हुआ। जैसे हमारी आज माहू का प्रकोप हमारे किसानों पे मतलब धान पे छाया हुआ है और आज तक किसी किसानों को हमारे यहाँ पर हमारे बालाहाट ब्लॉक में इसका लाभ नहीं मिला आज तक कोई किसानों को बीमा का। और पैसा हमारा हर साल हर प्रतिवर्ष हमारा बीमा की राशि कटती है वहाँ से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहे कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी राशि हमको मिलना चाहिए। 3 बार दवा डाल चुके हैं, दवा कोई काम नहीं कर रहा है। और अपना जो बीमा कटता है सोसाइटी में बीमा कटता है, उसका पैसा तो वो लोग लेते हैं बीमा का, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता हमको। फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने का आरोप बीते कई वर्षों से कृषि कार्य कर रहे सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर उमेश चंद्र प्रजापति बताते हैं कि पहले भी उनकी फसलें खराब हुई, लेकिन फसल बीमा का लाभ उन्हें आज तक नहीं मिला। मैं करीबन 3-4 साल से कर रहा हूँ रिटायर होने के बाद। अच्छा, जो फसल बीमा की जो राशि जो काटी जाती है उसका लाभ मिला कि नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला है। मैंने इस संबंध में जिला सहकारी बैंक को भी शिकायत किया था, उसमें कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो अभी मिलने की संभावना है कि नहीं फसल? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक सर्वे हुआ है नहीं हुआ इस संबंध में नहीं। जैसे आप जब से खेती करते आ रहे हैं एक बार भी नहीं मिला? एक बार भी नहीं मिला। फिर राशि कैसे काट ली जाती है आपको? पता नहीं क्यों काटते हैं, वो बताते थोड़ी ना, वो काट लेकर पैसे जमा कर लेते हैं। तो क्या भरोसा ही उठ गया कि फसल बीमा की राशि से? फसल बीमा की राशि से भरोसा उठ गया, क्योंकि अभी तक नहीं मिला। पिछली बार भी नुकसान हुआ था चने की खेती का, उसमें भी फसल बीमा नहीं मिला। कृषि उप संचालक SC गौर बताते हैं कि वर्ष 2017 में 44,000 कृषकों को 57 करोड़ 85 लाख बीमा राहत राशि का वितरण किया गया। वर्ष 2018-2019 में अब तक की बीमा राशि का वितरण नहीं किया गया है। इस वर्ष 77,000 किसानों ने फसल बीमा करवाया है। बीते दिनों जिले के भीतर अति वर्षा से खराब हुई फसल का क्लेम बनाकर भेजा जा रहा है। खरीफ 2017 में करीब 44,365 कृषकों को लगभग 57 करोड़ 85 लाख रुपए के करीब का बीमा राशि वितरित की गई है। खरीफ 18 का भी नहीं आया और ना रबी 18-19 का कोई रिजल्ट अभी तक आया नहीं है कि बीमा राशि का कोई वितरण अभी नहीं किए गए। सर, इस बार कितने किसानों का पंजीयन हुआ है सर फसल बीमा में? फसल बीमा में इस बार लगभग 77,000 के करीब कृषकों का हुआ है कोऑपरेटिव के माध्यम से, और 765 के करीब आर्यन कृषक हैं जिन्होंने की खातेदार नहीं है, उन लोगों ने ऐसा करवाया, बीमा राशि जमा हुई। सर, देखा गया कि विगत दिनों काफ़ी बाढ़ आई थी बालाघाट जिले में, कुछ किसान भी इसके दायरे में आ गए। क्या ऐसे किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा सर? बीमा अगर उनने करवाया होगा, वो अधिसूचित फसल होगी, अधिसूचित फसल का नंबर होगा, समय पर उनका ये जो है राशि जमा हो गई होगी,
तो बराबर उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। पर फ़ायदा कब मिलेगा? जब इसके खरीफ के रिजल्ट आ जाएंगे, जो हमारे काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा अगर इस वर्ष उसकी उपज कम आती है तो वो उसमें पात्रता बनेगी उसकी दावा राशि की, और तब उसको बीमा का लाभ दिया जाएगा। बुधवार को जबलपुर संभाग से आयुष अधिकारी डॉक्टर गंगाधर त्रिवेदी अपनी टीम के साथ बालाघाट आयुष कार्यालय में शिकायतों की जांच करने के लिए पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों जिला आयुष कार्यालय में कार्यरत एक महिला चिकित्सक के द्वारा जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर दत्तात्रेय भदाड़े की शिकायत की गई थी। इसी की जांच के लिए संभाग आयुष अधिकारी की टीम बालाघाट पहुंची थी। आयुष अधिकारी डॉक्टर भद्रात्रेय की जो है शिकायत की गई है, ऐसी जानकारी मिली कि आप उसी की जांच करने आए हैं। नहीं, उस संबंध में भी पूछताछ करेंगे। जो कर्मचारी प्रभावित हैं उनके बारे में हम जानकारी तो लेंगे। द्वारा क्या शिकायत की गई है उनकी आयुष अधिकारी को? अब इनका तो कहना यह है कि हमारे साथ उनका जो टॉक है वो अच्छी नहीं रही, और उस संबंध में कोई प्रमाण ही नहीं दे रही है। ऐसे तो हम किसी को भी कह सकते हैं कि हमारे साथ तो अच्छा व्यवहार नहीं करते, बात नहीं करते, पर कोई प्रमाण तो चाहिए। सर क्या कार्रवाई की जाएगी अभी आपके द्वारा? अभी तो हम देख रहे हैं, जब परीक्षण कर लेंगे तो बताएंगे। नगर के शासकीय कन्या परिषद छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों की शिकायत पर आज सहायक श्रम अधिकारी पीएल पिछोड़ ने छात्रावास पहुंचकर कर्मचारियों की बैठक लेकर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही उन्होंने छात्रावास का निरीक्षण भी किया। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि वे काफी वर्षों से छात्रावास में अंशकालिक श्रमिक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कलेक्टर रेट पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर न्यूनतम वेतन जिला प्रशासन की ओर से देना चाहिए। सर, इसमें हमारी सुरक्षा के संबंध में, और हम जो जिस पद पर हैं अंशकालीन कर्मचारी के पद पर, तो सर इसमें हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारी कोई नींव नहीं, कोई मजबूती नहीं। तो इसी आधार पर हम संगठन के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसी संबंध में बैठक भी थी आज की कि हमारी समस्या सुनी जाए। अच्छा, जो श्रम अधिकारी आए उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आप सुरक्षा के घेरे में आते हो और आपको गुमराह किया जाता है अधिकारियों के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने स्तर से लड़ाई लड़ना है, संगठन के माध्यम से हो या कानूनी कार्यवाही, जो भी जिस भी हिसाब से हो। सर, न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए इसलिए। सर, हमें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लेने के लिए, अच्छा, और न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए हमको। इसके अलावा और कौन कौन सी मांगे हैं आपकी? सर, बीमा की सुविधा प्राप्त होना चाहिए। अच्छा। वहीं निरीक्षण के लिए पहुंचे सहायक श्रम अधिकारी श्री पिछोड़े ने कहा कि छात्रावास के कर्मचारियों की शिकायत पर वे आज छात्रावास पहुंचे थे, जहां के मजदूरों को विभाग के द्वारा उचित मानदेय नहीं दिया जा रहा है। श्रम विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई कर कर्मचारियों के हित में निर्णय लेगा। एक शिकायत प्राप्त हुई थी श्रम विभाग को कि जो हॉस्टल में कार्यरत कर्मचारी लोग हैं उन लोगों को न्यूनतम मजदूरी प्राप्त नहीं हो रही है, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, और उनका ईपीएफ नहीं काटा जा रहा है। इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर आज जांच की। अच्छा, क्या स्थिति है अभी वर्तमान में? यहाँ पर डिपार्टमेंट में अंशकालिक के नाम से भर्ती किया है, लेकिन जांच में ये लोग पूर्णकालिक 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हुए पाए गए यहाँ पर, और उनको न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाना पाया गया है। एक तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का खुलेआम उल्लंघन है। वहीं भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि छात्रावास में वर्तमान में करीब 1 दर्जन कर्मचारी कार्यरत है, लेकिन उन्हें वेतन के नाम पर महज 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि वे 8 से 10 घंटे कार्य करते हैं। यदि उन्हें कलेक्टर रेट पर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तो आगामी समय में आंदोलन किया जाएगा। हमारी ये मांग है, अगर मान लो नहीं काटा गया तो हम शीघ्रतः जो है वो पूरे जिले के छात्रावास जितने भी हमारे जो अंशकालीन जो मजदूर हैं, इन मांगों को लेकर हम लोग एक ज़बरदस्त यहाँ पे जिला स्तर पे भी और प्रांतीय स्तर पे भी हम लोग धरना प्रदर्शन रैली करते हुए मध्य प्रदेश शासन का ध्यानाकर्षण करेंगे, और उसके बावजूद भी मांग पूरी नहीं होगी तो सारे मध्य प्रदेश के जितने भी छात्रावास हैं वहाँ के अंशकालीन कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जाने के लिए भी, हड़ताल करने के लिए भी मजबूर होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति विभाग को शासन स्तर पर बजट के तौर पर 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि छात्रवृत्ति को लेकर छात्र छात्राओं के द्वारा करीब 1 वर्ष से संघर्ष किया जा रहा था, जिसके बाद शासन स्तर पर यह बजट जारी किया गया है। वहीं विभाग की माने तो शासकीय कॉलेजों में वो छात्र जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान कर दी गई है। ऐसे करीब 16,000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर दी गई है। वहीं 4,500 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है।
इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति विभाग की सहायक संचालक अंजना जैतवार ने बताया कि शासन से बजट प्राप्त हो चुका है और शीघ्र ही सभी छात्र छात्राओं को उनके खाते के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी। हमें जो बजट है वो 2 किस्तों में मिला था। फर्स्ट किस्त में 9 करोड़ और जो सेकंड किस्त थी वो 5 करोड़। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की लगभग कितने छात्र छात्राएँ थे जिनको स्कॉलरशिप दी जानी? ये लगभग 16,000 छात्र थे हमारे पास जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। उसमें से लगभग 4,000 के समथिंग बचे हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं उनके। अच्छा मैडम, इसमें जो स्कॉलरशिप इसमें जो आवेदन की तिथि के बाद लगभग कितना समय लगता है? बस वही है, बजट जैसे ही हो जाता है हम लोग फिर वेरिफिकेशन करते हैं यहाँ कार्यालय स्तर पर। शासन स्तर पर चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामाजिक न्याय विभाग एवं प्रशासन के सहयोग से अब तक बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह संपन्न कराए गए, लेकिन करीब 883 ऐसे जोड़े हैं जिन्हें शासन स्तर पर सहयोग राशि प्राप्त अभी तक नहीं हो पाई है। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों की माने तो बजट जारी न किए जाने के चलते यह दिक्कतें आई है। वहीं बजट को लेकर विभाग के द्वारा मांग पत्र शासन को भेजा गया है। इस संदर्भ में सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक आयुषी जैन ने कैमरे में कुछ भी न कहते हुए अनौपचारिक चर्चा के दौरान बताया कि करीब 4,500 हितग्राहियों को करीब 16 करोड़ रुपए सहयोग राशि के तौर पर वितरित की जा चुकी है। शासन स्तर पर 36% बजट ही प्राप्त हुआ था। बजट आने पर शेष हितग्राहियों को भी सहयोग राशि प्रदान कर दी जाएगी। इन दिनों मध्य प्रदेश शासन से अमूमन वे सभी कर्मचारी संगठन नाराज दिखाई दे रहे हैं जिन्हें चुनाव के दौरान नियमित करने का वादा किया गया था। इसी कड़ी में रोजगार सहायक संघ ने भी 16 अक्टूबर को कलम बंद हड़ताल का ऐलान कर दिया और आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में 90 दिन के भीतर उन्हें नियमित करने का वादा किया गया था, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी शासन ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। सर एक्चुअल में कलम बंद हड़ताल और हड़ताल का सहारा हमें इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में जो हमारे लिए लिखा था मैनिफेस्टो में कि सरकार बनने के 90 दिनों के भीतर ही जो है हम आपको नियमित कर देंगे। तो इस नियमितीकरण की लड़ाई में जहां कहीं पर तकनीकी बाधा आ रही थी, उस तकनीकी बाधा को दूर करने के लिए सरकार ने हमें 2 अक्टूबर तक का समय दिया था। 2 अक्टूबर के बाद भी जब सरकार और संगठन के मध्य कोई पुल का काम नहीं हो सका तो उस परिस्थिति में ये निर्णय लिया गया था कि 15 अक्टूबर तक सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करेगी। इसी तारतम्य में हमने 2 अक्टूबर के कार्यक्रम को स्थगित करते हुए आगामी 15 अक्टूबर तक का चयन किया था कि यदि 15 अक्टूबर तक सरकार हमारी मांगों पर निराकरण नहीं करती है या हमारे लिए नियमितीकरण के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाती है या उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो 16 तारीख से हम लोग बिल्कुल आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और आज हमने निश्चित तौर पर शुरुआत कर दी है। तो ये बताइए, आप लोग जैसे ऑफिस जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं, अभी हम लोग जो है पूर्ण रूप से हम लोग हड़ताल पर सम्मिलित हैं। हम लोग बिल्कुल जो है ऑफिस के दरवाजे तक नहीं जाएंगे। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी पर एक चुनावी रैली के दौरान बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया था। उनके इस बयान के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, जिसमें महिला कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे जाने व उनकी सरकार बर्खास्त किए जाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को महिला कांग्रेस के द्वारा जामा मस्जिद चौक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला दहन किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पुतला दहन के दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू जायसवाल, जिला अध्यक्ष शहनाज खान सहित महिला कांग्रेस की अन्य पदाधिकारी महिलाएं प्रमुख रूप से उपस्थित रही। आज मनोहर लाल खट्टर के विरोध में हमने पुतला दहन किया है। उसने हमारी माननीय सोनिया जी के विरोध में बहुत ही अपशब्द इस्तेमाल किया है। इसके खिलाफ में हमने आज उसका पुतला दहन किया। क्या मांग करते हैं महिला कांग्रेस द्वारा? हमारी मांग यह है कि मनोहर लाल खट्टर को बर्खास्त करें और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि वो कभी भी किसी महिला के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। महिला कांग्रेस के द्वारा पूरे ऑल इंडिया में जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है
सम्मानीय सोनिया गांधी जी के लिए हरियाणा के जो सीएम हैं उन्होंने अपशब्द उपयोग किया। बीजेपी की कथनी और करनी में फ़र्क है। महिलाओं का सम्मान करो, अपमान कर रहे हैं और इस बुरी कदर उन्होंने अपशब्द कहा। हम उसकी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं राष्ट्रपति से कि मनोहर खट्टर की सरकार को बर्खास्त करें और मनोहर खट्टर से ये मांग करते हैं कि वो माफ़ी मांगे, सार्वजनिक माफ़ी मांगे। नगर पालिका चुनाव से ठीक पहले शहर के 33 वार्डों का किया गया परिसीमन को अधिकांश पार्षद गलत बता रहे हैं और इसके विरोध में न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। वार्ड नंबर 11 के पार्षद रामलाल बिसेन के अनुसार वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार टेबल पर बैठकर परिसीमन कर दिया गया, जिसमें रेलवे और हाईवे सहित अन्य नियम बसाहट का ध्यान नहीं रखा गया है। ये कहना है कि ये जो भी परिसीमन किए हैं कि बिल्कुल गलत हुआ है और ये 2011 का जनसंख्या के आधार पर ये लोग ने परिसीमन किए हुए। अच्छा ये बताइए, परिसीमन जो हुआ उससे क्या आप लोग के राजनीति में नुकसान है क्या? नहीं, राजनीति में नुकसान तो नहीं है, लेकिन जो परिसीमन किया गया है और जो भी यानी ये हमने जैसे सर्कुलर निकाले थे तो उसमें ये कहा गया है कि हाईवे के बाजू में वो वार्ड नहीं जुड़ेगा। दूसरी बात, रेलवे के उस पार जितने भी यानी वार्ड है वो नहीं जुड़ेगा। लेकिन हमारा जो वार्ड जो परिसीमन हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। किस तरीके गलत हुआ? गलत इसलिए हुआ कि हाईवे के बाजू में जो वार्ड जुड़े और इनने जुड़े और वार्ड से जो काटे और उसके जनसंख्या के आधार पे भी मैंने देखा और पढ़ा भी, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि जनसंख्या कुछ वार्डों में जनसंख्या हो नहीं पा रही है और कुछ वार्डों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपके वार्ड में क्या परेशान हुआ? तो मेरे वार्ड में ये हुआ है कि मेरे वार्ड की करीब 300-400 जनसंख्या काटा गया और उतना ही जोड़ दिया गया है। कहाँ के जोड़े आपको? ये भटेरा के जो एरिया है पैसिफिक कंपनी से सीधा रेलवे क्रॉसिंग तक, वहां तक जोड़ दिया गया है। नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष रामभाऊ पंचेश्वर भी सीधे शब्दों में परिसीमन का विरोध करते हैं। उनके अनुसार वार्ड परिसीमन के दौरान मैदानी स्तर की किसी भी बात का ध्यान नहीं रखा गया और गलत रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी गई है। हम पार्षदों के अंदाज परिसीमन एक तो गलत हुआ है। गलत का कारण ये है कि उन्होंने यहाँ का वार्ड यहाँ जोड़ना चाहिए तो यहाँ का वार्ड यहाँ जोड़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं जोड़ा गया। इन लोगों ने सिर्फ टेबल वर्क में परिसीमन करके तहसीलदार कलेक्टर को सौंप दिया गया है, तो हमारे हिसाब से गलत हुआ है। गलत ऐसे हुआ है कि उसको एक सिरे से, जैसा ये गली यहाँ आना चाहिए तो इस गली को यहाँ जोड़ दिया, तो भाई इस गली वाले का डब्बा यहाँ है तो यहाँ कैसे कटेगा? भाई वहाँ से मतदाता का कम से कम एक वार्ड में 5000 लोग रहते हैं, तो उसमें कम से कम 2600 मतदाता रहेंगे, तो उसकी गिनती नहीं की गई है, तो वो एक तरीके से पूरा गलत हुआ है। और जनता को किस तरह का नुकसान हो रहा है? जनता को तो इतना नुकसान है कि उसके वोटर आईडी से लेके राशन कार्ड से लेके सारे घर का पता बदलना पड़ेगा, लेकिन वो बदलते वो थक जाता है। 5 साल हो जाएगा तो वो अपना नंबर और वोटर आईडी नहीं बदल सकता। शहर के वार्ड नंबर 2 के पार्षद ललित चौके परिसीमन को गलत बताते हैं और यह कहते हैं कि इससे पार्षदों की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव बाद में शहर के विकास के कार्य में होगा। परिसीमन के बाद कुछ हिस्सा है जो कट गया है, जो पूर्व में जो क्षेत्र था उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा कट चुका है। क्या नुकसान में रहोगे आप, क्या फायदे में रहोगे? नुकसान फायदा तो नहीं है, लेकिन इतना है जहाँ विकास नहीं हो पाया तो वही हिस्सा ज़्यादा कट गया है वार्ड से। नुकसान होगा इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस परिसीमन हुआ सिर्फ दावे आपत्तियाँ हैं। हम भी चाहेंगे कि बाकी जो क्षेत्र में विकास हो रहा है उस क्षेत्र को वापस वार्ड में सम्मिलित किया जाए। वार्ड नंबर 10 के पूर्व पार्षद शेख शाबिर परिसीमन के विषय में बताते हैं कि उन्होंने पूरी समरी का अध्ययन किया। इसके अनुसार पूरे वार्ड गलत तरीके से काटे गए हैं। पुराने सर्वे के आधार पर वार्डों को काट दिया गया। अब जरूरत पड़ी तो भी वे न्यायालय जरूर जाएंगे। इसमें मैंने जो नगर पालिका के द्वारा जो समरी बनी है उसको मैंने पढ़ा था, तो पढ़ने में बहुत से जो वार्ड हैं वो गलत तरीके से कट चुके हैं, समझे। उसमें हमारा एक वार्ड आता है, वार्ड क्रमांक 10, जिसमें अवंती चौक से लेकर के रेलवे फाटक तक ये स्टेट हाईवे रोड आता है, जबकि सीमा ये बनती कि स्टेट हाईवे रोड में या नदी के 2 किनारे में या नेशनल हाईवे रोड के 2 किनारे में, इधर की सीमा इधर ही रहने को ना, उधर की सीमा उधर ही रहने को नहीं। इधर का वार्ड अगर बढ़ाना तो इधर ढकेलना पड़ता है। मगर यहाँ कुछ समझ में आ रहा है कि जो पालेवार से लेके सुरजीत सिंह ठाकुर तक के जो वार्ड क्रमांक 10 पड़ता था,
उसको ये वार्ड क्रमांक अभी जो वर्तमान 11 है उसको उल्टा ढकेला जा रहा है। इसी तरीक़े से 1994 में गलत तरीके से हुआ था, समझे, जिसमें हमने हाई कोर्ट में एक याची दायर किए थे कलेक्टर विजय कुमार के खिलाफ, समझे, जिसमें नगर पालिका का जो चुनाव है वो 20 से 25 दिन पोस्टपोन हो चुका था। इलेक्शन हो गया, प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया था, तब जाकर के उठाना पड़ा महीना 15 दिन के बाद, तब जाके सब पार्षदों को प्रमाण पत्र मिला। और उस टाइम में भी पार्षद ही चुन के अध्यक्ष बनाते थे। ये प्रक्रिया पुरानी है। मतलब ये जो प्रक्रिया भी गलत हुई है, उसके लिए आप हाईकोर्ट तक जाएंगे? जा सकते हैं, बिल्कुल। वार्ड नंबर 8 के पूर्व पार्षद पन्ना शर्मा के अनुसार परिसीमन होना चाहिए, वह भी जरूरी है, लेकिन वार्डों को जिस तरह से काटा गया है वह कहीं से भी न्याय संगत दिखाई नहीं देता। दापे आपत्ति के दौरान आपत्ति जरूर लगाएंगे। हमने तो केवल ये 2011 की जनगणना है, जिसका आधार ही मतलब चूंकि जनसंख्या है, तो जनसंख्या इनको 2500 से 2600 करना है हर प्रत्येक वार्ड में। तो मेरे यहाँ पे तो कम से कम 2100-2200 जनसंख्या हो रही है, जैसे मैंने अभी आकलन किया, घूमा फिरा, उससे देखा। अच्छा, जैसे अगर आपका भी वार्ड परिसीमन में आया है और किस तरीके का नुकसान होगा आपकी राजनीति में? राजनीति में बहुत सारा नुकसान होगा, मतलब उसको 2 भागों में कर दिए, वार्ड नंबर 8 को 2 भागों में कर दिए। नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी दावे आपत्ति बिल चालू होने वाला, नोटिफिकेशन लगाएंगे आपत्ति लगाएंगे। तो आप खुश है क्या नहीं खुश है? नहीं, परिसीमन होना चाहिए और परिसीमन का आधार जो है वो जनसंख्या है। इन्होंने उस प्रकार का किसी प्रकार का मतलब जनसंख्या के आधार पर इन्हें परिसीमन नहीं किए, बस बैठे बैठे टेबल पे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कर दिए। इस विषय पर प्रशासन के अधिकारी यही जानकारी देते हैं कि परिसीमन पर अभी दावे आपत्ति लगाने का समय दिया जाएगा, जिसे जो भी परेशानी होगी वह अपनी बात रख सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बीते कई वर्षों से समर्थन मूल्य पर धान विक्रय से पूर्व किसानों के पंजीयन करवाए जाते हैं, जिसकी अंतिम तारीख 16 अक्टूबर तक तय कर दी गई थी, लेकिन तकनीकी परेशानियों के कारण लगभग 28,000 किसानों का पंजीयन नहीं हो सका। वहीं देर शाम तक पंजीयन के लिए परेशान हो रहे किसानों के लिए एक राहत भरी खबर मध्य प्रदेश शासन की तरफ से आई कि पंजीयन की तारीख 16 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 अक्टूबर तक कर दी गई है। पद्मेश न्यूज की टीम ने जब जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर खुरसोड़ी सहित अन्य सेवा सहकारी समिति पहुंचकर पंजीयन की वास्तविक हकीकत जानी, तो किसानों ने अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बताई। तो क्या हो गया पंजीयन? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? आखिरी डेट आज नहीं हो पाएगा। तो पंजीयन नहीं हो पाएगा तो क्या मांग करते हैं? आपकी तिथि बढ़ना चाहिए कि पंजीयन तारीख बढ़ना चाहिए। तो इसके पहले भी यहाँ से पिछले साल पंजीयन करवाए थे? पहला पंजीयन यहाँ पर पंजीयन कराने के लिए। तो क्या हुआ, हो गया क्या पंजीयन? नहीं, आज तो आखिरी तारीख है। तो क्या बोल रहे हैं पंजीयन के शाम तक हो जाएगा क्या? मालूम नहीं, अब मुझे लग जाता। आप चाहते हो कि डेट बढ़ना चाहिए पंजीयन की? आज आखिरी तारीख है। किस गांव से आए हो? भोमोड़ी से आए हो। तो यहाँ सब जमा कर दी क्या अपने फार्म? खैरगांव निवासी कृषक यशवंत राव वार्षिक आरोप लगाते हैं कि बीते वर्ष उन्होंने जमीन खरीदी थी और उस जमीन पर फसल उगाई, लेकिन उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। शासन को इस पंजीयन नीति के पक्ष में सोच विचार कर कोई नया निर्णय लेना चाहिए, जिससे किसानों को परेशानी न हो। सर, समस्या ये है कि अपन ने पिछले साल जो धान पंजीयन करा के धान दिए थे और उसमें हमने पिछले साल का जितना रकबा था उससे कम रकबे में यहाँ से पंजीयन हुआ है। और हमने जो ज़मीन लिए थे उसको जुड़वाया हमने पटवारी के माध्यम से, रजिस्ट्री करा करके, पट्टा पास करा करके, स्टाम्प पास करा करके, मगर वो ज़मीन यहाँ नहीं दिखा रहा है। पटवारी के खाते में दिखा रही है वो ज़मीन, उसके कारण भी हमारा 76 डिसमिल का रकबा कम दिखा रहा है। यहाँ तो 76 डिसमिल के ज़मीन का धान बेचेंगे कहाँ? ये समस्या है हमारे साथ में। और हर साल पंजीयन का लफड़ा क्यों? जो आदमी बेचता है या खरीदता है वो अपना नया जमीन जुड़वा सकता है अपने पंजीयन में। आपका कहने का मतलब कि एक बार अगर पंजीयन हो गया है, हाँ, तो हो गया। उसी के आधार पर 5 साल तक चलना चाहिए पंजीयन। ये बार की झंझट में किसान आवाज आई, वो सोसाइटी के आदमी अलग चीज से नाराज होते हैं, उनको परेशानी अलग होती है। एक बार जिसने पंजीयन करा ले कम से कम 5 साल चलना चाहिए। उस बीच में जो आदमी बेचता है खरीदता है वो जिसकी जमीन जुड़ती है आके जुड़वा लीजिए यहाँ पर। ये बात होना चाहिए यहाँ पर सरकार के पास में। ऐसा तो नहीं कि सरकार एक साल में पूरी किसान एक साल में पूरी जमीन बेच डालता है, ऐसा तो नहीं है। खुरसोड़ी सेवा सहकारी समिति में लिपिक पद पर कार्यरत डेलेश्वर गौतम भी मानते हैं कि किसानों की संख्या के अनुसार पंजीयन नहीं हो पाए हैं।
उनके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन तकनीकी परेशानी आड़े आ रही है। भी आपका परिचय? मैं थोड़ी सोसाइटी में लिखित करता हूँ, डेलेश्वर गौतम। सर, अभी तक आज अंतिम तारीख है पंजीयन की, कितने किसानों का पंजीयन हो चुका है? सर, अभी 1037 किसानों का पंजीयन हो चुका है। कितने किसान हैं यहाँ पर ऐसे कितने किसान हैं लगभग? पिछले साल अपने यहाँ था 1296 पंजीयन हुआ था। जी जी। अभी 1037 पंजीयन हो गया। शाम तक और कितना हो सकता है अभी? सर, अनुमानित तो कह नहीं सकते, मगर मेरे हिसाब से 1100 के ऊपर ही जाएगा। टोटल किसान को कितना पंजीयन होना, यानी टोटल कितने किसान हैं सर? टोटल किसान हमारे पास 1600 कुछ समथिंग 1600 के ऊपर ही किसान। पंजीयन में से लतीपुर कई किसान बाकी, क्या कारण है? क्या सर्वर वगैरह डाउन रहता है क्या? हाँ, कुछ सर्वर नहीं चलने के कारण क्या होता है, कुछ कम हो पा रहा है। आज भी हमारे पास भीड़ बहुत लगी हुई है, मगर अभी सर्वर नहीं चल पा रहा है, डाउन चल रहा है। जिला सहकारी बैंक के प्रशासक उदय सिंह नगपुरे भी बताते हैं कि तकनीकी परेशानियों के कारण किसानों को पंजीयन कराने में बहुत अधिक परेशानी हो रही है। शासन को तारीख बढ़ानी चाहिए। बीते वर्ष 1,13,000 किसानों ने अपना फसल पंजीयन करवाया था। इस वर्ष 85,000 किसानों का ही पंजीयन हुआ है। 28,000 किसान अभी बाकी है। अभी तक के जो आंकड़े आए आज तक के 1 घंटे पहले तक, उसमें लगभग 85,000 किसानों का पंजीयन हो चुका है और पिछले वर्ष कुल 1,13,000 किसानों का पंजीयन हुआ था। जो अगर अपन देखें कि 28,000 लगभग अभी किसान बाकी। शाम तक कुछ और बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने मांग किया है कि इसकी तारीख को, पंजीयन की तारीख को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो छूट जाते हैं किसान, किसी का कागजात कंप्लीट नहीं रहते, तो वो सभी इसमें आ जाएं और सबका पंजीयन हो जाए। सर, ये भी देखा गया कि जैसे पंजीयन कराने किसान जा रहे हैं, लेकिन सर्वर की भी काफ़ी परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से भी इसीलिए हमने मांग किया है कि बहुत जगह, बहुत सारे जो हमारे 165 सेंटर हैं धान खरीदी के पूरे ज़िले में, और उसमें अधिकांश जगह देखा जा रहा है कि सर्वर डाउन होने से प्रॉपर कंप्यूटर जो उनका सिस्टम है उसमें वो चढ़ नहीं पा रहा है। तो इसलिए उसको डेट बढ़ाए ताकि सभी किसान उसमें पंजीयन में आ जाएं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जून माह में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा महाविद्यालय के लिए अलग यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जिसके संचालन के लिए विधिवत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुछ रोज पहले छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के कुलपति के द्वारा पदभार ग्रहण किया गया और संबंधित जिलों के अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आहूत की गई और जानकारी दी गई कि महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों के पंजीयन नए विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से होंगे। निर्देश मुख्य रूप से ये है कि अंडर ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सभी विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा से नामांकन इनका होगा, और बाकी जो है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमएससी फाइनल ये आपका जबलपुर विश्वविद्यालय से जारी रहेगा। सर, क्या पंजीयन वगैरह कब से होना चालू है? पंजीयन अगले 10-15 दिन में 24-25 तारीख तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नामांकन के लिए पोर्टल खुलेगा, क्योंकि उसकी जो प्रारंभिक कार्रवाई है वो एमपी ऑनलाइन के द्वारा तैयार की जा रहा है, और जो हायर एजुकेशन से डाटा लिया जाता है वो मतलब प्रक्रियाधीन है कहना चाहिए, पर अगले 10-15 दिन में ये प्रारंभ हो जाएगा। वर्ष जो है एग्जामिनेशन की दृष्टि से फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेम, ये छिंदवाड़ा से समझ लीजिए कि शुरू हुई हो गया है। नामांकन जब इस साल पहली बार होंगे, बच्चों के जो नए एडमिशन है उनका छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से नामांकन होगा। सर, अभी पंजीयन मतलब उनका स्टार्ट नहीं हुआ? सर, पंजीयन तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पर पंजीयन सामान्यतः सितंबर अक्टूबर में ही होता है, तो अक्टूबर 24-25 अक्टूबर से प्रारंभ होगा ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। जिला अस्पताल में एक बार फिर चिकित्सकों की लापरवाही परवान चढ़ते दिखाई दे रही है। मरीजों से मिली शिकायत के अनुसार जब पद्मेश टीम ने चिकित्सालय का निरीक्षण किया तो इस बात का खुलासा होते देर नहीं लगी। समय दोपहर के 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच जब पद्मेश न्यूज की टीम ने जब जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को अपने कैमरे पर उतारना शुरू किया तो मरीजों से मिली शिकायत कहीं न कहीं सच साबित होती दिखाई दी। अधिकांश डॉक्टरों के केबिन खाली पड़े हुए थे और डॉक्टरों का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। पीड़ितों ने भी हमें अपनी आप बीती कुछ इस तरह से बताई। हॉस्पिटल में डॉक्टर का साहब को कम से कम 1 घंटे से इंतजार कर 3 बजे आएंगे बोले। तो आए क्या डॉक्टर साहब? तो आज पहली बार आए थे कि इसके पहले भी और आए? तो नहीं आए डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में चोट आ गई, ऐसा कि तो क्या बोले आपको? आपको बोले
2:30-3 बजे डॉक्टर साहब रहते हैं। कौन से डॉक्टर से मिलने आए थे? हड्डी का इलाज कर रहे उससे। तो क्या है यहाँ पर क्या हॉस्पिटल? नहीं सर, यहाँ पे नहीं है। तो आप पहली बार ही आए थे क्या? पहली बार। तो मैडम लोगों ने क्या बोले? डॉक्टर साहब आ गए होंगे, 2:30 बजे आ जाते हैं, जाके चेक करवा। ये क्या है, मेरी उंगली में चोट लगी इस कारण से। तो आज 3 बजे आए हैं आप, तो आपको बताया गया था कि 3 बजे डॉक्टर साहब मिलते हैं यहाँ पर? हाँ बोले थे ना, इसलिए तो अभी हैं क्या डॉक्टर साहब? नहीं अभी तो नहीं है। उनके अलावा बाकी भी डॉक्टर दिख रहे हैं क्या आपको यहाँ पर? नहीं, कोई भी डॉक्टर नहीं बैठा है? नहीं। जबकि शासन ने ये कहा था कि पूरी डॉक्टर ड्यूटी 9 से 4 बजे तक रहेगी। हाँ। लेकिन इसका पालन दिख रहा है कि आपको जिला चिकित्सालय में? नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ देखने नहीं मिल रहा है। इस विषय पर जब सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र से हमने चर्चा की तो उन्होंने भी चिकित्सकों के समय से पहले अस्पताल से चले जाने के विषय में अनभिज्ञता जाहिर की और कहा कि हमारे द्वारा उन्हें जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा लगातार जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके भी कि जिला अस्पताल के चिकित्सक इस व्यवस्था को सुधारने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। नतीजा मर्जी के मुताबिक आना और मर्जी के मुताबिक अस्पताल से चले जाना। देश में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान को क्रियान्वित करने के लिए नगरीय निकाय भी अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। नगर में नगर पालिका के माध्यम से शहर को स्वच्छ रखने की सकारात्मक प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में नगर के प्रमुख चौक चौराहों से लेकर गलियों में कचरे का अंबार लगा हुआ है। हालांकि नगर पालिका के द्वारा कचरा वाहन हर वार्ड में पहुंचाया जाता है, इसके बावजूद भी नगर में गंदगी और कचरा हर ओर नजर आ रहा है। नगर के सोगा पथ में इसके विपरीत लोगों में जागरूकता न होने के कारण वे सड़क पर कचरा फेंक रहे हैं, जिसके कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है, जिसको लेकर वार्डवासी प्रभात तिवारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नगर पालिका प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। नगर पालिका अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे वार्डों का जायजा ले और वार्ड वासियों को ताकीद करे कि वह सड़क पर कचरा ना फेंके। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन पर बाकायदा जुर्माना भी लगाया जाए। यहाँ क्या है, हमारे जो बाजू में है ये जगह है, तो पहले तो हमारी थी ये, हमने पीछे के मकान बेचे तो सबकी हो गई अब। तो अब वहाँ क्या है कि नाली भी हमारी प्राइवेट है, तो इन लोग कचरा जो डालते हैं तो उसमें पॉलीथीन भी रहता है और उसकी बोरियों की थैली रहती है बड़ी बड़ी, उसमें कचरा लाके सब डाल देते हैं, सब यहीं फेंकते हैं। रात को देखो तो यहाँ पूरा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं अपने सामने पूरा झाड़ती हूँ, क्योंकि सब पन्नी उड़ उड़ के मेरे दरवाजे आ जाती हैं। तो मैं बोलती भी हूँ कि भाई कचरा क्यों फेंकते हो, बहुत बोलती हूँ मैं। अब एक बार मैंने देख भी लिए, 2 बार देखी मैं, और एक बार जब देखी थी तो नगर पालिका का कर्मचारी काम कर रहा था तो उसने भी देखा, तो उससे भी लड़ाई। नहीं, नगर पालिका वाले 2-2 आते हैं। सुबह एक गाड़ी आती है तो केवल हम लोगों के घरों पर ले जाती है, फिर 10-11 बजे एक ठेला लेके आता है तो इधर का कचरा ले जाता है। कचरे वाले ले जाते, उनसे मेरे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दिक्कत ये है कि इस मोहल्ले के लोग कचरा डालते हैं और इस मोहल्ले के अलावा और भी आजू बाजू के, क्योंकि कचरा दिखता है तो लाके डाल देते हैं और बोलने पे मना नहीं करते। तो नगर पालिका का काम ये है कि जब कोई शिकायत करता है। वहीं इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे ने कहा कि नगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हर वार्ड में पार्षद को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह अपने वार्ड को स्वच्छ रखे। यदि शहर में कचरा है तो इस ओर ध्यान दिया जाएगा और नगर को स्वच्छ रखा जाएगा। देखिए, बालाघाट की पूरे 33 वार्डों में मैंने साफ सफाई के कर्मचारी, सुपरवाइजर सब नियुक्त करके रख दिया हूँ। तो आप इसमें साफ सफाई क्यों नहीं हो रही ये तो पता करना पड़ेगा, लेकिन वार्ड पार्षदों का सब लोग की जवाबदारी है कि साफ सफाई की वजह से ध्यान रखें। हमने कहीं कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करे, सभी वार्डों में लेबर कर्मचारी दिए हैं। आज शहर में इतनी साफ सफाई और सुंदरता दिख रही है, और कचरा फेंकने के लिए, पॉलीथीन का उपयोग करने के लिए हमने मनाही करके रखे हैं। अगर किसी दुकान वाला पॉलीथीन या कचरा फेंकता है तो मैंने उनको कहा कि 2 दिन तक वहाँ का कचरा नहीं उठाना। अच्छा भैया, जो कचरा गाड़ी में देखा जाता है पॉलीथीन की संख्या ज़्यादा रहती है, तो इस पर कोई रोक लगेगी? देखिए, ये शहर में धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी। हमारा शहर एकदम विकसित नहीं है, अब धीरे धीरे सुधर रहा है। आज साफ सफाई हो रही है, स्वच्छता का दिख रहा है, धीरे धीरे आएगा, आप लोग धीरे धीरे सुधरेंगे। जिले के भीतर अचानक लोगों में खून की कमी की परेशानी बढ़ती जा रही है। महज 10 दिनों के भीतर 135 लोगों को जिला अस्पताल में ब्लड चढ़ाना पड़ा है। जिले के वरिष्ठ चिकित्सक भी इस बात को मान रहे हैं कि अचानक इतनी अधिक संख्या में खून की कमी के मरीज जिला अस्पताल और निजी नर्सिंग होम में पहुंच रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह पौष्टिक आहार का सेवन नहीं करना
और अन्य समस्याएं हैं। अभी हम कुछ दिनों से महसूस कर रहे हैं कि ग्रामीण अंचल के रहने वाले जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनमें खून की कमी और उनका जो समुचित विकास है वो नहीं हो पा रहा है। यह देखा गया है कि आजकल जो मार्केट में सब्जियां मिल रही है या मार्केट में जो पोषण मिल रहा है उसकी क्वालिटी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। दूसरी चीज़ ये सब्जियों में, दालों में, इवन राइस में भी मिलावट का असर होने लगा है, जिसके कारण कुछ ऐसे केमिकल्स शरीर में आने लगे हैं जो शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता या इम्यूनिटी कम कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो बनता है विशेषतः महिलाओं में और बच्चों में उसकी कमी पाई जा रही है। इसलिए आज के समय में ये मिलावटी खाना, मिश्रित खाना एक कुपोषण या इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण है, बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अशोक लिल्लारे से मिली जानकारी के अनुसार महज 10 दिन के भीतर 135 यूनिट ब्लड मरीजों को लगाया गया है, जिसमें 20 यूनिट बच्चा वार्ड, 15 यूनिट एसएनसीयू वार्ड, 100 यूनिट महिला वार्ड, 20 यूनिट मेडिकल वार्ड। इससे पहले एक सप्ताह में महज 10 से 15 मरीजों को ही ब्लड लगाया जाता था। एक क्या होता है, खून की कमी के रोकने के लिए मास स्क्रीनिंग की आवश्यकता है। मास स्क्रीनिंग मतलब हमारे आशा कार्यकर्ता, एएनएम, एमपीडब्ल्यू, जितने भी फील्ड स्टाफ है गांव में जाके सर्वे करें, हर वार्ड में जाके, हर घर में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे, कितनी बच्ची हैं, कितने ओल्ड लोग हैं और उनमें कितने में खून की कमी हो रही है और उस खून की कमी का कारण पता लगाएं। जनरली हमारे यहाँ ऐसा कोई बड़ा मेजर काज नहीं होता। जनरली खून की कमी के कारण आयरन और फॉलिक एसिड होती है और उन लोगों को आयरन और फॉलिक एसिड दे दें तो दिक्कत खत्म हो जाएगी और खून की कमी से हम लोग निजात पा जाएंगे। किरनापुर थाना अंतर्गत ग्राम गुलवा नारा के पास एक नवजात बालिका का शव बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर की सुबह गुलवा रोड किनारे पुलिया के नीचे पानी में एक नवजात बालिका का शव देखा गया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा की कार्यवाही की। पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी। शहर के मुन्ना स्टेडियम में स्वर्गीय हनी विश्वास स्मृति लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ और रॉयल क्रिकेट क्लब के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक खेली जा रही इस प्रतियोगिता में 16 अक्टूबर को मंडला और एनसीसी क्लब बालाघाट के बीच शुरुआती मैच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 145 रन का लक्ष्य दिया गया, जिसका पीछा करने उतरी मंडला क्रिकेट टीम 122 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह से एनसीसी ने 23 रन से जीत दर्ज की। एक करारा शॉट और मिसफील्ड वहां पर। और फिलहाल हवा में बॉल पर पैरों के पहुंच से दूर काफी तेजी से उस बॉल की बहुत दौड़ से और एक और बाउंड्री, अगेन बाउंड्री। लालबर्रा तहसील में खेतों में जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार किसानों की उम्मीद रंग दिखाने लगी है। खरीफ सीजन में लगाई गई हल्की प्रजाति की धान फसल इन दिनों लहलहाने लगी है, जिससे किसानों के चेहरे खिलते नजर आ रहे हैं। लेकिन वजनी धान फसल को लेकर किसान कुछ हद तक चिंतित भी नजर आ रहे हैं। क्या कार्य चल रहा है अभी खेत में? अभी खेत में बैल ला और अपना घास पूरा लो। अभी धान की क्या स्थिति है? धान की स्थिति वही है, अभी जो बात के लगान है जी उसमें बीमारी पकड़ लिया है। शुरू के लगान मोटे को नहीं पकड़ा है, मोटी प्रजाति की धान अच्छी है। बारीक को पकड़ लिया है। और हाइब्रिड जो धान अपने खरीद के लाए होंगे वही हाइब्रिड ही, उसमें बीमारी है। तो ये कब तक कट जाएगी? फसल दिवाली के बाद कट जाएगी। हल्की प्रजाति की धान फसल पककर तैयार हो चुकी है, जिसका कृषकों के द्वारा कटाई कार्य किया जा रहा था और मानसून की लेट लतीफी के कारण देरी से लगाई गई हाइब्रिड वचनी प्रजाति की धान फसल पर बीमारियों का प्रकोप मंडरा रहा है, जिसको लेकर किसान चिंतित नजर आए। खेतों में भी पानी चलाने का कार्य चल रहा है। पानी चला रहे हैं भारी धान में, हल्की धान में, जैसा जहाँ जहाँ अभी पानी का आवश्यकता है, मतलब उन्हारी बोना है अपने को। अभी धान की मतलब क्या स्थिति है? धान की स्थिति वही है, बीमारी की लक्षण से बहुत कमजोर है इस साल धान। कौन सी प्रजाति की धान? मोटी की? मोटी में भी बारीक में भी बहुत ही बीमारी लग गई है, मतलब तनक छेद, ब्लास्ट, मतलब
कंट्रोल हो नहीं पाया। अभी जैसे मोटी धान में ये अपने हाइब्रिड में आ गया, पोंगा पड़ गया, तैयार हो गए हैं और झुक रहे हैं बाल जी। मतलब कटने की स्थिति में अब आ ही गए, मान के चलो। धूप लग रहा है तेज। मतलब लालबर्रा ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों में पक्की सड़क की समस्याओं से जूझ रहे वार्ड वासियों को निजात दिलवाने के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से युवा सरपंच अनीस खान के प्रयास से सीमेंट कंक्रीट सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, ताकि वार्ड वासियों को आने जाने में सहूलियत हो सके। सीमेंट कंक्रीट सड़क का गत 21 सितंबर को सरपंच अनीस खान के द्वारा महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर की गई सौगात प्रदान कर वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया था, जिसका 15 अक्टूबर से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ये सीसी रोड बन रही है इस वार्ड की, बाजू में अग्रसेन भवन है। अग्रसेन भवन की रोड है ये। अग्रसेन जयंती के दिन इसका भूमि पूजन किया गया था, आज काम चालू हुआ है इसका। तो काफ़ी परेशानी हो रही थी वार्ड वासियों को, उनकी परेशानी को देखते हुए पंचायत के जाबाज सरपंच अनीस भाई ने इस रोड को जल्द से जल्द आश्वासन दिया था सभी को कि जल्द से जल्द इसका कार्य चालू करा देंगे, और आज उन्होंने कार्य चालू करा दिया। रोड आगे तक के बनना है, फिर चूँकि यहाँ थोड़ा पानी भरा हुआ है तो ये एक आध महीने बाद इसको आगे बढ़ा दी जाएगी इस रोड। हिंदू धर्मावलंबियों का सबसे प्रमुख त्योहार दीपावली अब करीब है। इस पर्व के नजदीक आते ही नगर में रंगोली और रंगोली बनाने में उपयोग आने वाली सामग्रियों की दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। तरह तरह के रंगों से सजी यह रंगोली की दुकानें लोगों को अपनी ओर आकर्षित जरूर कर रही हैं, लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष रंगोली के दाम में 2 गुना इजाफा देखा जा रहा है, जिसके चलते लोग भाव पूछते हैं और अगली दुकान की ओर रुख करने लगे हैं और वहां पर भी बढ़े हुए दामों का हवाला देते हुए खरीदारी नहीं कर रहे हैं। उत्कृष्ट विद्यालय ग्राउंड में रंगोली की दुकान सजाने वाले ज्यादातर व्यापारियों ने बताया कि प्रतिवर्ष नवरात्र के दौरान ही उन्हें रंगोली की दुकान लगाने की परमिशन प्रशासन द्वारा दे दी जाती थी, लेकिन इस वर्ष नवरात्र के दौरान उन्हें दुकान लगाने की परमिशन नहीं दी गई। वहीं कई चक्कर काटने के बाद दुकान लगाने की परमिशन मंगलवार से दी गई है, उसमें भी सड़क किनारे व चौक चौराहों पर दुकान न लगाने की शर्त रखी गई है। ये दशहरे के बाद से अच्छा क्या रुझान है अभी? को तो उठाव नहीं है धंधे में। ग्राहक आते नहीं आते? ग्राहक ऐसे ही थोड़े बहुत का ग्राहक है। अच्छा, बात अगर महंगाई की करें तो कितने % बढ़ गई महंगाई? महंगाई में से थोड़ा दुगना बढ़ गया रेट, पहले से काफ़ी। किन चीज़ों के दामों में इजाफा हुआ है? दामों में रंगोली कलर में हुआ है। अच्छा, बाकी जो सामग्री हैं, सामग्री जो आइटम है, जो पेन वगैरह है, ये भी थोड़ा रेट बढ़ गया, चलनी में भी रेट बढ़ गया है। लगभग सभी चीज़ों के दाम दुगने हो गए। थोड़ा बढ़ गया, 10-20 रुपये का अंतर। ये खुद बनाते हैं या कहीं बाहर से लाते हैं? ये अपने हाथ की बनी हुई है, अपने हाथ की कला है। अच्छा, मिट्टी तेल भी बढ़ गया है। वहीं पे परवानी के व्यवसाय इरफान खान बताते हैं कि वे पिछले 10 वर्षों से रंगोली बनाकर बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ष महंगाई काफी बढ़ गई है। डीजल, रंगोली, कलर सहित अन्य सामग्रियां महंगी हो चुकी हैं। पत्ती हरा कलर। अच्छा, कैसे बनता है? इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं और वर्तमान में रेट क्या क्या है? क्या महंगाई बढ़ी है? नहीं, महंगाई बढ़ गई। किन चीज़ों का यूज़ करते हैं कलर में? डीजल डालना पड़ता है पंप से लाके, बहुत महंगा रहा है, रेट नहीं मिल रहा है। और क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं इसमें? इसमें रंगोली रहती है, कलर डालना पड़ता है, कलर भी महंगा हो गया। कितना इजाफा हुआ है इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले? पिछले साल तो 10,000 रुपये बचा था, लेकिन इस साल तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, मिट्टी तेल का भी तो यूज़ कर सकते हैं ना फिर? नहीं तो वारासिवनी के टिहलीबाई शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने 16 अक्टूबर को शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी का भ्रमण करवाया गया। भ्रमण प्राचार्य DC डहरवाल के मार्गदर्शन में शिक्षक गीता टेम्बरे के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी BMO डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ के द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को अस्पताल में संपादित किए जाने वाले कार्य एवं अस्पताल का भ्रमण करवाया गया। साथ ही किस प्रकार से उपचार किया जाता है और किस प्रकार के केस में कौन कौन से फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, इसकी जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई।
सकते क्या है? बच्चों को ओकेशनल शिक्षा, जैसे स्कूल में हेल्थ केयर है हमारे स्कूल में एक्सीलेंस में, तो उसमें क्या है कि इन लोगों को जागरूक करने के लिए ओकेशनल शिक्षा दी जाती है। तो उसमें हम लोगों ने आज मतलब सिविल हॉस्पिटल का भ्रमण कराया, जिसमें बच्चों ने मतलब मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, लेबर वार्ड, इम्यूनाइजेशन, इंजेक्शन वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, ये सारी चीज़ों का थोड़ा नॉलेज है। किरनापुर थाना अंतर्गत ग्राम ककौड़ी के जंगल में 2 युवकों की विद्युत करंट से मौत होने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा अर्जुन नकपुरे, नेत्राम मंडलेकर, पुसाराम मंडलेकर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 2 से 3 अक्टूबर की दरमियानी रात को ककौड़ी निवासी सतीश नकपुरे और दिगंबर भरने की ककौड़ी के निकट भूसा के जंगलों में करंट से झुलसे हुए शव मिले थे। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका व्यक्त की गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें प्रथम दृष्टया यह खुलासा हुआ कि जंगल के भीतर शिकार करने के उद्देश्य से गिरफ्तार तीनों आरोपियों द्वारा विद्युत करंट तार के माध्यम से लगाया गया था, जिसमें फंसकर दोनों युवकों की मौत हो गई। रूपझर रोड लौगूर घाटी में वन्य प्राणी की मोटरसाइकिल से टक्कर होने के कारण सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुखवारो बाई निवासी रूपझर राजपुर 15 अक्टूबर की शाम को अपने बेटे अशोक के साथ मोटरसाइकिल से भरवेली आ रही थी। इसी दौरान लौगूर घाटी के निकट एक वन्य प्राणी अचानक मोटरसाइकिल से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि दुर्घटना में सुखवारो बाई उम्र 50 वर्ष बुरी तरह से गंभीर हो गई और घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल आते समय सुखवारोबाई की मौत हो गई। लालबर्रा थाने में पदस्थ 2 प्रधान आरक्षक मिल्कीराम सोनेकर और खेमलाल तुर्कने को पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार दोनों आरक्षक पर कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामले में मोटरसाइकिल न्यायालय आदेश के बाद भी सुपुर्दनामा में नहीं दी जा रही थी। इसके एवज में 5000 की रिश्वत मांगी जा रही थी। इस रिश्वत के मामले में प्रार्थी संतलाल लिल्हारे शिक्षक द्वारा ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दी गई थी, जिसकी शिकायत के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर दोनों प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इसकी जांच एसडीओपी वारासिवनी RN परदेती को सौंपी गई है। बीएसएनएल के कर्मचारी अधिकारी 18 अक्टूबर से अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। बीएसएनएल कर्मचारी अधिकारी संघ से मिली जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर को भूख हड़ताल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सर्किल ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस में हड़ताल की जाएगी। इसके बाद मीटिंग और फिर जिला स्तर पर यह हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। 63वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर आलेझरी पंचायत में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूजा अर्चना, भीम के एल्बम, ऑर्केस्ट्रा सहित विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक जन उपस्थित रहे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट शाखा वारासिवनी के अंतर्गत 10 सोसाइटियों में खरीफ की फसल का उपार्जन करने के लिए पंजीयन करने बनाए गए थे, जो सभी सेवा सहकारी समिति में किसानों का पंजीयन कार्य किया जा रहा था। मैं ये पंजीयन कराने आया था धान बिक्री के लिए, तो यहाँ आज आखिरी तारीख है ये, और मेरे जैसे और बहुत से लोग हैं जो आज नहीं आ पाए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस समय को और 1 सप्ताह बढ़ाया जाए ताकि कृषकों को सुविधा हो पंजीयन कराने की, वो अपना समय पे धान बेच सकें, और नहीं तो उसमें सुविधा नहीं मिलेगी, फिर परेशान होंगे लोग। हाँ, जानकारी तो मिली थी कि 1 सप्ताह पहले होना था, लेकिन 1 सप्ताह बाद हुआ, और पोर्टल भी स्लो चल रहा है, तो उस वजह से भी दिक्कत हो रही है, लोग भी समय पर काम नहीं कर पा रहे हैं। सोसाइटी के लिए आए हो, पंजीयन किससे आए हैं? 2 दिन हो गया यहीं पे आना जाना चक्कर ही काट रहा है आदमी।
क्या समस्या हो रही है, क्या दिक्कत है? ये समस्या ये हो रही कि नेट भी नहीं चल रहा है बोलते हैं, फिर जाओ मैडम के पास, वहाँ से फिर कहीं भेजे इधर। मैडम के पास क्यों गए थे? मैडम के पास लगान वाला नहीं किए थे, आपका नक्शा नहीं दिखा रहा है? नक्शा नहीं दिखा रहा है बोले। डबल गए फिर नक्शा निकाल लें तो बोले तो सही है बोले, फिर ऑनलाइन में दिखा रहा है, इधर नहीं दिखा रहा है। फिर भी करीबन 250-300 आदमी हैं अभी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा 16 अक्टूबर को समस्त कलेक्टरों के नाम पत्र जारी कर खरीफ विपणन मौसम 2019-20 के किसानों के पंजीयन की तिथि शेष रहे किसानों के पंजीयन हेतु पंजीयन की अवधि 16 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 अक्टूबर की गई है। वारासिली क्षेत्र के अंतर्गत 10 समितियां हैं, जिसमें गत वर्ष यानी 8,162 पंजीयन हुए थे और आज दिनांक तक के जो है करीब 7,197 करीब पंजीयन हो चुके हैं। करीब 1,000 पंजीयन बाकी हैं। पत्र क्या वो तो यानी डेली यानी जानकारी यानी शीर्ष कार्यालयों को भेजी जाती है, उनके पास सारी जानकारियाँ हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आओ हैं आज की हेडलाइंस पर। समर्थन मूल्य पर धान बिक्री के लिए पंजीयन की बढ़ी तारीख, तकनीकी कारणों से किसान हो रहे परेशान। नगर पालिका वार्ड के परिसीमन को लेकर पार्षदों में आक्रोश, न्यायालय जाने की कर रहे तैयारी। गैर इरादतन हत्या के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, 3 अक्टूबर को काकोड़ी के जंगल में मिली थी 2 युवकों की लाश। रिश्वत लेने के आरोप में लालबर्रा थाना के 2 प्रधान आरक्षक निलंबित। प्रदेश शासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हड़ताल पर गए रोजगार सहायक। फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने का किसानों ने लगाया आरोप। और जिला आयुष कार्यालय में चल रही अनियमितता की जांच के लिए जबलपुर से पहुंचे संभाग अधिकारी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।